स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। आज हम सबसे जानेंगे कि पटना इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि पटना पुलिस ने पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पटना एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की। इसके बाद पूरे देश भर में हंगामा मच गया। बीजेपी ने एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि एसएसपी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो एसएसपी ने कहा है उस पे आप क्या सोचते हैं? उनका क्या कहना ये वाजिब है या क्या है सर? इंटरव्यू दे। ऐसा है कि सीनियर एसपी ने जो भी कहा है इस प्रकरण पर और आरएसएस के बारे में जो भी कहा है वो 100% सही कहा है, मैं ऐसा मानता हूं। और बीजेपी वाले तो यदि उसको बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं तो उस पर मुझे वही कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं दर्शकों को कुछ बातें बताता हूं आरएसएस के बारे में। देखिए, ये जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी जो पूरी सियासत है, ये खुद को तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है, सांस्कृतिक संस्था कहता है, लेकिन ये पूरी तरह सियासी संस्था है। और इसकी जो पूरी सियासत है वो नफरत की सियासत है और खासकर मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ आरएसएस का एजेंडा है। मुसलमानों के खिलाफ खुलकर इसका एजेंडा है और दलितों के खिलाफ इसका छिपा हुआ एजेंडा है, हिडन एजेंडा है। और जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी सन 1948 को, तो उस समय हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सरदार पटेल ने आरएसएस के चीफ को एक खत लिखा था। आरएसएस के का चीफ था उसमें गोलवलकर, उसको सरदार पटेल ने खत लिखा था और सरदार पटेल ने कहा कि आरएसएस ने जो मुल्क में माहौल बनाया, इसी वजह से गांधी जी की हत्या मुमकिन हुई। और फिर आरएसएस पर बैन कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उसके बाद यहां तक मुझे याद है, हिंदुस्तान की आजादी के बाद आरएसएस पर 3 बार पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया है। एक बार तो गांधी जी की हत्या के बाद, एक बार 1975 में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, तो इमरजेंसी में भी आरएसएस पर बैन किया गया था। और एक 92 में 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी, तो उसके बाद भी आरएसएस पर बैन किया गया था। तो इसलिए सीनियर एसपी ने जो भी कहा है आरएसएस के बारे में वो बिल्कुल सही कहा है और मैं उनके उसकी हिम्मत की दाद देता हूं कि अभी जबकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी, तब उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा आपसे कि जो आरएसएस का ट्रेनिंग होता है वहां भी लाठी डंडे या जो तलवारें होती है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पटना एसएसपी का कहना है कि यहाँ भी जो पटना में है जो पीएफआई करता थे, वहां भी उनको लाठी डंडा और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो लगभग दोनों में सेम ही ट्रेनिंग था, तो फिर इसे कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी जैसा गतिविधि है। वहीं आरएसएस के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखिए, आप जान रहे हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, खास के 2014 के बाद से एक एंटी मुस्लिम माहौल बना है। और इसमें मतलब जो गुनहगार हैं वो प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर सारे लोग हैं। और क्या मुल्क के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मेरा सीधा ये कहना है कि यदि पीएफआई वालों ने कुछ गलत काम किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मोटी बात यह है कि दहशतगर्दी गलत है, टेररिज्म गलत है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे या सिख करे। आतंकवाद गलत है, किसी भी सभ्य समाज में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब देखिए, ये बीजेपी वाले जब आतंकवाद की बात करते हैं, दहशतगर्दी की बात करते हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि एक जो टेररिस्ट है जिसका नाम साध्वी प्रज्ञा है, वो बीजेपी की एमपी है और बाकायदा पार्लियामेंट में बैठती है। मैं आपके दर्शकों को साध्वी प्रज्ञा के बारे में बताऊं, ये जो साध्वी प्रज्ञा है, इसने महाराष्ट्र में मालेगांव में बम धमाके किए थे। उन बम धमाकों में कई बेकसूर लोगों की जानें गई थी। और उस समय महाराष्ट्र के एक बहुत जांबाज आईपीएस ऑफिसर थे मिस्टर हेमंत करकरे,
जो बाद में शहीद भी हो गए, तो मिस्टर हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे और उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे किए और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उन्होंने चार्जशीट किया। उसके बाद एनआईए कोर्ट जो है, एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप गठित हो गए, चार्जेज फ्रेम कर लिए गए, है ना। और ये जब प्रक्रिया चल रही थी उसी समय देखिए ये जो जिनको मैं रंगा बिल्ला कहता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर उसके लिए वोट मांगने गए। और बताइए वो साध्वी प्रज्ञा अभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठती है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और वो साध्वी प्रज्ञा जो शहीद आईपीएस थे मिस्टर हेमंत करकरे, उनके बारे में भी अनाप शनाप बातें करती है, कहती है कि मेरी शाप की वजह से हेमंत करकरे की मौत हो गई, इस तरह की बातें करती हैं। और एक बात और है कि साध्वी प्रज्ञा ने जो कोर्ट से बेल लिया, जो जमानत ली, वो मेडिकल ग्राउंड पर लिया कि मेरी सेहत खराब है। और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा के कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें वो बास्केटबॉल खेलते दिखाई गई है, कबड्डी खेलते दिखाई गई है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, कबड्डी खेलते दिखाई गई है। तो आप बीमार भी हैं और कबड्डी भी खेल रही हैं। लेकिन एनआईए में इतनी औकात नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए, उसमें इतनी औकात नहीं है कि वो साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करा सके, बेल कैंसिल करा सके, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी की एमपी है, बीजेपी की एमपी है। ये जितने सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, ये सारे सरकार के पालतू कुत्ते बन गए हैं। और इसमें जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो जमीन बेच के, ईमान बेच के काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए एक तरफ आप साध्वी जी कहा जाए सर, जिस तरह से पीएफआई के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तरह से आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहता है, यह देश के लिए खतरा है, तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर रही है सर? जिस तरह से इस पे आरोप लगता है तो अभी तक तो बैन हो जानी चाहिए था ये। जी, और देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब बिहार में तो पीएफआई का भी हाल में मैं देख रहा हूं कुछ एक्टिविटीज, लेकिन केरला में तो पीएफआई मुझे लगता है काफी वहां पर स्ट्रांग है और काफी उसका एक्शन होता है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि यदि पीएफआई ने गलत काम किए हैं तो सबसे पहले तो चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि इस पर बैन कर देना, इस पर प्रतिबंध लगा देना, है ना, इसको गैर कानूनी घोषित करना और बाकायदा इस पर ये तैयार करना, इस पर इसके नेताओं का डोजियर तैयार करना और बाकायदा इनको बैन करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में बैन है, जैसे लश्कर ए तोयबा पर बैन है, जैसे मोहम्मद पर बैन है, हरकत उल अंसार पर बैन है, बहुत सारे दहशतगर्द संगठनों पर बैन है। तो पीएफआई पर भी होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही है जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप पटना में रहते हैं, पटना की राजनीति को बारीकी से समझते भी है। पीएफआई वालों का ये आरोप है कि जो पटना पुलिस है वो बीजेपी के दबाव में जो निर्दोष मुसलमान है उस पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस पर झूठी धाराएं लगा रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं इस पर्टिकुलर केस को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जानता हूं, इस पर्टिकुलर केस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने कहा कि एक ऑल इंडिया पैटर्न है, ऑल इंडिया पैटर्न अभी चल रहा है, खासकर 2014 के बाद से एंटी मुस्लिम काम का, और उसमें बहुत सारे बेकसूर मुसलमानों को भी आतंकवादी कह के अंदर कर दिया गया है। सिर्फ मुसलमानों की ही बात मैं नहीं करा, यहाँ तक कि जो हिंदू भी सच बोलने की हिम्मत करते हैं या सरकार से की मुखालफत करते हैं वो अंदर कर दिए जाते हैं। अब आप मिस्टर संजीव भट्ट को देखिए, आईपीएस ऑफिसर थे, इतने सीनियर ऑफिसर गुजरात के थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दंगे कराए गुजरात के, तो पहले मिस्टर संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया गया, फिर एक कस्टोडियल डेथ के झूठे मामले में उनको 30 बरस की कैद करवा दी गई। अभी हाल में मैडम तीस्ता सीतलवाड़ को लीजिए, उन्हें तो मैं पर्सनली जानता हूं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। मैडम तीस्ता सीतलवाड़ ने इतनी लंबी जंग लड़ी, लेकिन चूंकि वो सच बोलती हैं तो उनको अंदर कर दिया गया गिरफ्तार करके। मिस्टर आरवी श्री कुमार थे आईपीएस ऑफिसर गुजरात का, डर के ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। अभी 2014 के बाद जो मुल्क में हालात बने हैं मोदी के जमाने में, उस मुल्क में ये हालात हो गए हैं कि सच बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह है।
मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है, सुनाता हूं मैं, कि रकीबों ने लिखाई है रपट जा जा के थाने में, रकीबों ने लिखाई है रपट जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो अकबर इलाहाबादी के समय खुदा का नाम लेना एक क्राइम के बराबर हो गया था, और उस पर उन्होंने ये शेर कहा था। वही मोदी राज जो है, तो अभी हिंदुस्तान में सच बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। यदि आपने सच बोल दिया, अभी मोहम्मद जुबैर के साथ देखिए आप क्या हो रहा है। मोहम्मद जुबैर जो एल्ट न्यूज चलाते थे और इनकी फर्जी खबरों को पकड़ते थे, उसको एक ट्वीट के मामले में अंदर कर दिया गया है, और वो मामला इंटरनेशनल हो गया है। जर्मनी की सरकार ने, जर्मनी की हुकूमत ने चिंता व्यक्त की है मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर। तो अभी तो ये हिंदुस्तान में एक पैटर्न है, पूरा ऑल इंडिया पैटर्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है कि चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, जो भी इनके साथ नहीं है, मतलब जो भी इनका जो माफिया जो चला रहे हैं नरेंद्र मोदी इस देश में, मैं तो माफिया ही कहता हूँ, हुकूमत कहने लायक तो कोई बात है नहीं। तो जो भी इस माफिया के साथ में इसकी मुखालफत करता है, उसको झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। अब देखिए पिछले साल फादर एस्टेन स्वामी की मौत हो गई, जेल में मौत हो गई। इतने बुजुर्ग थे, लेकिन वो झारखंड में आदिवासियों के लिए लड़ाई करते थे, तो उनको जेल में डाल दिया गया, और बुजुर्ग थे और बीमार थे और उनकी जेल में मौत हो गई। तो ये तो पूरा ऑल इंडिया पैटर्न है। और पुलिस जो है वो, मैं तो खुद इतने बरस तक आईपीएस रहा हूं, पुलिस तो इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, राजनीतिक दबाव में काम करती है कि उसका कुछ कहना ही नहीं है। सर मेरा जी मेरा अगला सवाल यही मैं करने वाला था आपसे कि आप आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, तो क्या राजनीतिक जो पार्टियां होती है उनका आपके ऊपर दबाव होता है? क्या आपसे कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो निर्दोष है उन पर भी झूठी धाराएं लगाए उनको फंसाने की साजिश रची जाती, इस तरह की बातें होती है बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है। मैं तो देखिए दर्शकों को बताऊं जिन्हें नहीं मालूम होगा, मुझे खुद समय के पहले रिटायर कर दिया गया, मुझे खुद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया गया, क्योंकि मैंने इन नेताओं की बात नहीं मानी। और मैं तो काफी सीनियर ऑफिसर था, और जो दरोगा लेवल, इंस्पेक्टर लेवल, आईपीएस लेवल पर भी बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, क्योंकि आपने यही बात उठाई है। मुझे याद आता है, मैं कुछ नक्सल क्षेत्रों में काफी समय पोस्टेड रहा था, तो एक बड़ी नक्सली घटना हो गई थी और काफी हंगामा हो रहा था, पुलिस पर काफी प्रेशर था नक्सलियों को पकड़ने का। तो मेरे कुछ सीनियरों ने मुझ पर कहा कि, मतलब इशारों इशारों में कहा कि अरे किसी को पकड़ के भेज दो, है ना, कह दो कि भाई 4-5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। मैंने कहा कि सर ये मेरा ईमान इसकी इजाजत नहीं देता, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जैसे मजबूत लोग और मजबूत ईमान वाले लोग कम बच गए हैं दुनिया में, तो बहुत प्रेशर रहता है और बहुत को लोगों को इस तरह से पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। और पुलिस में तो राजनीतिक दखलंदाजी कोई नई बात नहीं है, रोज रोज की बात है ना। अभी आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी की बात, लखीमपुर खीरी में बीजेपी मिनिस्टर के बेटा ने, आशीष मिश्रा ने 5 लोगों को गाड़ी से कुचल के मार डाला, और वहां का जो डीएम था लखीमपुर खीरी का, जो एसएसपी था, सब उसको बचाने पर तुले हुए थे। बाद में जब एक वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर ये बात आई कि नहीं, इसको पकड़ा जाए। तो ये तो एक हिंदुस्तान की कड़वी हकीकत है कि पुलिस जो है, और सीबीआई को तो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े का तोता कह दिया है ना। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं उस पर ठप्पा मार दिया है कि पिंजड़े का तोता है, तो अब कहने के लिए क्या बच गया है। तो ये तो कड़वी हकीकत है कि प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर में बहुत सारे बेगुनाह लोग, बहुत सारे बेकसूर लोग भी पकड़े जाते हैं। जी सर मैं आपसे आखिरी सवाल कि जिस तरह से देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह के हालात में आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं वो किस तरह से आपसी भाईचारा को बना के रखे? सर जी, सबसे जरूरी है भाईचारा बनाना। अभी तो उम्मीद बिल्कुल मतलब हम लोग मतलब कई बार नाउम्मीद होने लगता है, आदमी इतना देखता है नफरत की सियासत। लेकिन अभी हाल में जो श्रीलंका में इंकलाब आया है, उससे बहुत उम्मीद भी जगी है। मैं वायलेंस का सपोर्ट नहीं करता, यदि क्रांति में हिंसा हुई लंका में तो वो गलत है, लेकिन जिस तरह श्रीलंका में एक तानाशाह का सबने मिलकर विरोध किया, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबने मिलकर एक तानाशाह को खदेड़ दिया, और अब वो दर दर भटक रहा है गोटा बाया। तो वही
वही बात हमें हिंदुस्तान में करनी होगी कि ये जो हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, साझा संस्कृति है, उस पर इतने हमले हो रहे हैं और आम आदमी आप देख रहे हैं महंगाई में पिस रहा है, बेरोजगारी में पिस रहा है और हम लोग को, पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा गया है। तो पहली बात तो ये कहूंगा दर्शकों से कि उम्मीद नहीं छोड़े, है ना। इस पर भी मैं एक शेर अर्ज करता हूं कि रुकता नहीं है वक्त कभी एक हाल पे, रुकता नहीं है वक्त कभी एक हाल पे, कितनी भी स्याह रात हो ढलती जरूर है ना। क्या बात है। तो कितनी भी स्याह रात हो गई हो, कितनी भी डार्क नाइट हो, वो ढलेगी, एक नया सवेरा आएगा, इसलिए ना उम्मीद नहीं होना है और हम लोग को भाईचारा बना के रखना है। ये हमारे हजारों बरस से हम लोग की रिवायत है, हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सब लोग मिलके हम लोग हिंदुस्तान में हजारों सालों से हम साथ रहे हैं, साथ में हमने सारे सुख दुख झेले हैं, हमने जंग आजादी साथ मिलकर लड़ी है। तो अभी यदि ये लोग जो नफरत के सौदागर हैं वो मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं तो इनकी बातों में नहीं आइए, भाईचारा मजबूत रखिए और एक दिन जो हिंदुस्तान का नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, सच की जीत होगी। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बात किया सर। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। तो ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। आप भी क्या सोचते हैं इनकी बातों से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।